अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर हमें निवेश करना है, एक आम निवेशक को जो न्यूबी हैं, बिगिनर हैं, तो हमारा फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए अगर हम खुद से निवेश करना चाहते हैं तो। जनरली म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं तो ये एक आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। जो सबसे नीचे होता है वो आपका बिहेवियर है कि आप कैसे बिहेव करते हो। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम तो सब सही बिहेव करते हैं। हमें लगता है हम सही करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो वक्त बताता है। फिर जो मैटर करता है वो एसेट एलोकेशन कि आपने 100 रुपए में से कितने पैसे कौन से एसेट क्लास में डाले और कब डाले। याद है आपको बाय लो सेल हाई। फिर तो ये मेरे हिसाब से ये 90% ये दो चीज़ मैटर करती है। उस फंड की फीस क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, आपने ए फंड लिया या बी फंड लिया, या टैक्सेस उसमें क्या है, ये सब हार्डली 10% मैटर करता है। अगेन ये मेरा लॉजिक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोगों के लिए ऐसा ही है, बट मैंने पिछले 20 सालों में मैंने यही समझा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रिटर्न्स आता है वो ये दो चीज़ से आता है। तो ये पिरामिड मेरे लिए है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस पे टाइम नहीं देते हैं, इस पे टाइम नहीं देते हैं, हम इस पे बहुत टाइम देते हैं। हम उल्टा करते हैं, इसको हम 90% मानते हैं और इन दोनों को हम 10% मानते हैं। ये मोस्टली दुनिया ये गलती करती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिग पिक्चर है, अगर आप यहाँ गलती कर गए तो आप कोई भी फंड लो, कोई भी स्कीम उठाओ, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। एक और बहुत बड़ी हम गलती क्या करते हैं, हम यूजुअली ये वाला पिरामिड फॉलो करते हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, क्या फंड। मुझे बहुत बार क्वेरीज आती है, सर बेस्ट फंड बता दो, मुझे उसी में पैसे डालने हैं। अरे भाई, बेस्ट फंड अगर मुझे पता होता तो फिर मैं आराम से बहामास में बैठ के चिल कर रहा होता। मेरे पोर्टफोलियो में आज भी इतने सारे फंड्स हैं जो बहुत एवरेज परफॉर्मिंग फंड्स हैं, फिर भी वेल्थ बन रही है। तो आपको बेस्ट फंड चेज करने की जरूरत नहीं है। तो हम इन्वेस्टमेंट्स क्या है, रिटर्न्स लास्ट एक साल का, 6 महीने का रिटर्न्स क्या है। आजकल तो इतने ट्विटर आते हैं कि एक दिन मार्केट फॉल 3% हुआ तो आपका फंड कितना गिरा है। इतने शॉर्ट टर्म फोकस हम हो गए हैं कि हम लॉन्ग टर्म क्या गोल है वो भूल ही जाते हैं। हम मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, आज पैसा डालूं कि कल डालूं, आज मार्केट 3% गिरा है, कल मार्केट 5% गिरा था तो आज डाल देता तो अच्छा था। इतनी सारी हम एनालिसिस करते हैं और टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा प्रेडिक्शन करते रहते हैं। ये सारा इमेजिनरी, पूरा इमेजिनरी पिरामिड है। इट डजंट रियली मैटर इन द लॉन्ग टर्म। जो रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड है वो ये है, आप किसके लिए पैसा डाल रहे हो, क्या गोल है आपकी लाइफ में, वो गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है। और प्लान तो बना लिया लेकिन आप प्लान पे टिके ही नहीं रहे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। उस प्लान के हिसाब से आपका एलोकेशन क्या होना चाहिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, और वो एलोकेशन प्लान सबको करने के लिए आप वो बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। फाइनली ये जो पूरा पिरामिड है वो यहाँ पे ये है इतना 10%। कौन सा फंड में, कौन सा सेक्टर में, ये सब 10% है। टैक्स क्या है, कॉस्ट क्या है, वो 10% है। और इसमें जो शांति है, सुकून है, वो अलग है। इसमें बिल्कुल भी शांति नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली एक्टिव रिएक्टिव रहते हो। ये मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, आशीष मुदानी, बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं और उन्होंने एक ये चार्ट बनाया था और बहुत रेलेवेंट है। वो बताते हैं कि ये एक हायरार्की है इमोशनल लर्निंग्स की। लोग इक्विटी मार्केट में आते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं सबसे पहले, राइट। दिस द टाइम वन एंटर्स विथ स्मॉल अमाउंट एंड फाइंड इट रियली एक्साइटिंग। हम सब चीज़ में थोड़ा बहुत डालते हैं। फिर एंटरटेनमेंट से हम एक्सपेरिमेंट फेज में जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम सब में डालें, यहाँ पैसा नहीं बन रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटिंग करना कि अरे यहाँ नहीं बन रहा तो यहाँ बन जाएगा। मतलब सक्सेस गिव्स हिम द इंप्रेशन दैट सच थिंग कैन बी कैरिड फॉर लॉन्ग टर्म। एट टाइम्स इंकरिंग लॉसेस इंस्पायर हिम टू ट्राई समथिंग एल्स। जहाँ नुकसान होता है तो फिर हम दूसरा चीज़ ट्राई करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट फेज। कई राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमें लगता है कि हम तो बहुत लॉसेस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, और हम लोग मार्केट को सट्टा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे अभी 15% मार्केट गिरा तो अब हमें लग रहा है यार ये तो सट्टा है, ये तो हमारे अगेंस्ट रिग्ड है। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन जोन। ये फ्रस्ट्रेशन जोन है।
शुरू में धीरे धीरे आता है, बट बाद में जैसे जैसे नुकसान बढ़ता रहता है तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता रहता है, और बाद में हमें पता चलता है कि ये मार्केट हमारे हिसाब का नहीं है. Highest level of frustration leads to realization that markets are not here for quick money, that patience is the key, और short term strategies no matter कितना भी lucrative दिखे, losses और mistakes ही बनाती है. Investments are simple, but इसको सफर को तय करना is not easy. Online tips only make few people rich. Compounding creates the real wealth in the long term. तो जिस दिन आपको realization हो जाता है, उस दिन से आपको लगता है कि यू शुड टेक गाइड ऑफ ए प्रोफेशनल, ओके, एंड हु विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स, दैट मैटर्स मोस्ट इन योर लाइफ. जिस दिन रियलाइजेशन होता है तब आपकी वेल्थ क्रिएशन बनती है. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वो बनता है, बट ये दौर से सबको गुजरना पड़ता है. 2007-8 में मैंने भी ये गलती की. मैं भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से आया था, मुझे लगा बहुत ईजी है, मैं तो इंडस्ट्री के अंदर से हूँ, तो मुझे लगा मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो आराम से कर सकता हूँ. मैंने एक्सपेरिमेंट किए, हर तरह की स्ट्रैटेजीज लगाई, फिर देखा कि सब में फेल हो रहा हूँ, सब में पैसे जा रहे हैं, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आया. और इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कि मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाता था, राइट, घर पे भी स्ट्रेस रहता था, टेंशन में रहता था, और किसी से ढंग से बात भी नहीं कर सकता था. और एक दिन जब भारी नुकसान हुआ, मुझे लगा कि मैंने सब कुछ इसमें गंवा दिया है, तब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जल्दी पैसा नहीं बन सकता है. और उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि मुझे ये शॉर्ट टर्म वाली स्ट्रैटेजीज, स्पेकुलेशन, इसमें नहीं जाना है. और तब से वेल्थ क्रिएशन का मैंने जो रास्ता चुना, आज उस बात को 15 साल हो गए हैं. बहुत शांति है, कोई स्ट्रेस नहीं है, धीरे धीरे पैसा बनता है. तो ये वाली चीज़ है. और ये एक मेरे खास मित्र के साथ भी हुआ था 2017-18 में. उन्होंने बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते थे, बहुत पैसा उसमें लगाया, और जब 2018 की गिरावट आई स्मॉल कैप में, काफ़ी नुकसान हो गया, 80% का उनको नुकसान हो गया. इतने स्ट्रेस पे थे, 1 या 2 करोड़ का उनका लोन आउटस्टैंडिंग था, उनको सारा चुकाना था, बहुत स्ट्रेस थे, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही थी, बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे थे. उनको भी मैंने ये समझाया कि आप ये गलती कर रहे हो जो मैंने की थी, और वहाँ से वो फिर बाहर निकले, और आज 7 साल हो गए इस बात को. धीरे धीरे उन्होंने सफ़र तय किया, और आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में. आज उनको बहुत खुशी है, पैसा उनका काम कर रहा है, वो अपने बिजनेस पे फोकस कर पा रहे हैं, और वेल्थ उनको बनते हुए दिख रही है, कंपाउंडिंग दिख रही है. तो हर व्यक्ति इस फेज से निकलता है. आप जितनी जल्दी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है. कई कई लोग 15-20 साल लगा देते हैं इसी में, और उनको रियलाइज़ नहीं होता है. आप अपनी फेवरेट गाड़ी, सपनों का घर, रिटायरमेंट या और कोई भी फाइनेंशियल गोल्स बिना लोन लिए अचीव कर सकते हैं. कैसे? थ्रू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. मैं गजेंद्र कोठारी, ऑल्सो नोन एज वन इडियट, एटिका वेल्थ का को फाउंडर हूँ, और पिछले 20 वर्षों से मैं अपना खुद का पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ. और मैं upsurge.club के प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाने आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स का एक फुल कोर्स, जिसमें आपको ये बताएंगे कि हाउ कैन यू ऑल्सो बिकम फाइनेंशियली फ्री. यह कोर्स आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सिखाएगा. वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या हैं, उनको कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं हम उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें जो मैंने खुद गलतियाँ की है पिछले 20 सालों में, और लर्न करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. और कैसे आप हर इन म्यूचुअल फंड से अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो हम सारी इसमें बातें करेंगे. तो आज ही इस फ्री कोर्स में एनरोल करो और म्यूचुअल फंड से अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करो. अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है सही तरीके से, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए. म्यूचुअल फंड में हज़ारों फंड्स हैं, आपको वही फंड चुनने चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. मैंने आपको बताया ना, आप एक बस स्टैंड पे जाते हो, अलग अलग रूट की 50 बसें हैं, आपको किस बस में बैठना है. तो इट हैज़ टू बी इन लाइन विथ योर ऑब्जेक्टिव. आपके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और आपकी टैक्स सिचुएशन क्या है. म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, स्पेक्यूलेट मत कीजिए. बहुत लोग आते हैं कि अरे मैं आज डाल दूंगा और 15 दिन बाद निकाल लूंगा, स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं हम. स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, ऐसा हम बना दिए हैं. बी रेगुलर. हो सकता है तो आप SIP कीजिए, तो क्या होगा कि आप एवरेज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं. ओन फंड्स इन डिफरेंट एसेट क्लासेस. मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म का पैसा तो लिक्विड फंड हो गया, डेट फंड्स हो गए, हाइब्रिड फंड्स हो गए, इक्विटी फंड्स हो गए.
तो अलग अलग गोल्स, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस में आप डालिए. डू योर होमवर्क और हायर वाइज एक्सपर्ट्स टू हेल्प यू. या तो आप खुद से होमवर्क कीजिए, और सारी चीज सब कुछ फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको खाली समय देना है. ये तो आप खुद से कीजिए, या अगर आपके पास समय नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट. मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल. रिमेंबर, नो इन्वेस्टमेंट इज फॉर. ऐसा नहीं कि मैंने आज कर दिया और 20 साल तक मैं सो गया. आपको ट्रैक करना है, साल में एक दफा ही सही, 2 दफा ही सही, बट ट्रैक करना है. जरूरी नहीं कि आपको एक्शन लेना है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं. एंड फाइनली, डोंट पैनिक, पर्टिकुलरली व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे. आपने जो प्लान बनाया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आपको उस पर बने रहना जरूरी है. पैनिक अगर आप कर जाएंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे गलत टाइम पे, कोविड में जब मार्केट 38% डाउन था और आपकी जो स्ट्रैटेजी थी कि आपको बने रहना, और आपने उस पर नहीं बना रहा और सारा बेच दिया बॉटम पे, तो आपने 40% का परमानेंट लॉस कर लिया. राइट? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. ये स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स है जो मैंने इतने साल रह के समझा है, और सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको फॉलो करना. डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे. डायरेक्ट इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन खुद से करना बहुत मुश्किल है. आपको खुद को या तो फिर 20, 30, 40 स्टॉक्स में डालना है तो उसको रिसर्च करना. म्यूचुअल फंड में एक ही पोर्टफोलियो में आपका हो सकता है. म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलती है, फंड मैनेजर, उसकी टीम. ट्रांजैक्शन कॉस्ट बार बार जब बाई सेल करते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में लगते हैं. इसमें डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है. आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और बिकॉज इट इज़ वेरी टाइटली रेगुलेटेड, तो इट इज़ हाई सर्विस स्टैंडर्ड्स और ट्रांसपेरेंसी है. बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्ट इक्विटी में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं अगर आप सही ढंग से करते हैं. म्यूचुअल फंड बिकॉज डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, 40-50 स्टॉक्स होते हैं, तो कुछ स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो आपका एवरेज रिटर्न आता है. बट डायरेक्ट इक्विटी में अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखा और वो पोर्टफोलियो अच्छा चल गया, आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, तो डायरेक्ट इक्विटी सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स बना सकती है, बट उसमें हाईएस्ट रिस्क भी है, और उसको नेविगेट करना इतना ईजी नहीं है. तो आप सोच समझ के चूज करें कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है. दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं. आपको डिसाइड करना है कि आपका नेचर क्या है, आपकी स्टाइल क्या है, और आपके पास कितना समय है, आप कितना समय इसमें डाल सकते हैं. बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, हजारों स्कीम्स है, किसमें पैसा डालें. तो जनरली ये एक चार्ट में दिखाता हूं, एक एक कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी में, और हर कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स होते हैं. सो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये लार्ज कैप, ये इक्विटी फंड्स में इतनी सारी कैटेगरीज है, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS, इंटरनेशनल. सेक्टर थीमेटिक फंड्स, ये भी इक्विटी फंड्स हो गए. इसमें बैंकिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, टेक्नोलॉजी, थीमेटिक, डिविडेंड यील्ड के सारे फंड हैं. डेट फंड्स में इतनी सारी कैटेगरी है. हाइब्रिड फंड में इतनी सारी है, एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग्स, आर्बिट्राज, डायनामिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन. कमोडिटी के फंड्स हैं, गोल्ड, सिल्वर. एक आदमी, इंसान कंफ्यूज हो जाता है. और एक एक कैटेगरी में, जैसे लार्ज कैप में 172 फंड्स हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में 22 फंड्स हैं, तो हम किस में डालें. सो ये एक फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको एक हेल्प हो सकती है. सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है फंड हाउस का, कितने टाइम से है, स्कीम कितनी पुरानी है, फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, टीम जो है, इन्वेस्टमेंट टीम है, वो कितनी स्टेबल है. कोई फंड हाउस में बहुत जल्दी फंड मैनेजर्स चेंज होते हैं, कोई फंड हाउस में 10-10 साल से वही टीम है, तो आपको एक पता चलता है कि टीम का नेचर क्या है, वो लोग प्रोसेस को कितना अच्छा फॉलो करते हैं, जो चीज स्ट्रैटेजी में लिखा वही फॉलो कर रहे हैं. और ये सब चीजें आजकल थैंक्स टू मीडिया इंटरव्यू, सारे फंड मैनेजर्स के इंटरव्यूज आते हैं रेगुलरली टीवी पे, यूट्यूब पे, आप सबको फॉलो कर सकते हो और उनका पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर कर सकते हो कि वो चीज़ बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इतने सारे लिटरेचर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी रिव्यूज़ होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, वो लोग एनालाइज करते हैं. तो इन सबको आपको फॉलो, मीडिया, मिंट न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह सब को आप देख सकते हैं. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड अक्रॉस मार्केट साइकिल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो जनरली म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, यानी 100 फंड्स हैं तो आपका फंड फर्स्ट 25 में है तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया,
सेकेंड 25% में है तो सेकेंड क्वार्टाइल हो गया, ऐसे करके 4 क्वार्टाइल हो गए। तो मैं हमेशा मानता हूं कि आपका फंड नंबर 1 फंड होना जरूरी नहीं है, एकदम बेस्ट फंड होना जरूरी नहीं है, बट अगर आपका फंड टॉप 2 क्वार्टाइल्स में है, यानी टॉप 50 फंड्स में है, विच मीन्स इट इज बेटर देन द एवरेज, देन इट इज अ गुड फंड। तो मोस्टली आपके फंड मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट 2 क्वार्टाइल्स में होना चाहिए। कभी कभार ठीक है थर्ड क्वार्टाइल में भी आ सकते हैं, बट ऐसा फंड कभी ना लें कि इस महीने वो फर्स्ट क्वार्टर में था, अगले क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में आ गया, फिर अगले साल वापस फर्स्ट में आ गया, फिर फोर्थ में आ गया, यानी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड है, उसमें पैसे बनना बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंसी रहनी बहुत जरूरी है। वो फंड हाउस के डिस्क्लोजर और सर्विस लेवल्स कैसे हैं, फंड हाउस ने सारी चीजें पूरी ओपनली बताई है क्या, वो भी जानना बहुत जरूरी है। फंड हाउस के रिलेटिव परफॉर्मेंस, उस फंड स्कीम का रिलेटिव परफॉर्मेंस बाकी उसकी कैटेगरीज में फंड्स के साथ कैसा रहा है। देखो, सबसे पहले जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, खासकर एक्टिव फंड में, उसका जो सबसे पहला धर्म है वो है बेंचमार्क को बीट करना। अगर लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया, स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप फंड को के बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया। तो अगर वो स्मॉल कैप फंड के बेंचमार्क को बीट करता है तब वो डिजर्व करता है फंड मैनेजमेंट फीस चार्ज करेंगे। अदरवाइज अगर वो बीट नहीं कर पाते हैं तो आप इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हो, पैसिव फंड्स में पैसा डाल सकते हो, वहां पे कॉस्ट बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कैटेगरी में अपने पीयर्स को बीट किया है कि नहीं किया। अगर एवरेज कैटेगरी ने रिटर्न, सपोज आपके फंड ने 20% रिटर्न दिया है एक साल में और बेंचमार्क ने 18% का रिटर्न दिया है, तो यानी आपका फंड ने बेंचमार्क को 2% बीट किया है एक्सपेंस रेशियो के बाद, विच मीन्स इट हैज डन ए गुड जॉब। फिर देखना है कि कैटेगरी, अगर वो कैटेगरी में ही रिटर्न 22% का रहा है पूरे कैटेगरी ने और आपका फंड ने 20% रिटर्न दिया है, तो आपका फंड बेंचमार्क को तो बीट किया है, जो कि अच्छी बात है, बट कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया। तो इट इज नॉट ए वेरी बिग रीजन टू वरी, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। बट अगर वो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है और कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पाता है, देन यू शुड ऑब्जर्व, और अगर बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, देन इट मे नॉट बी वेरी गुड फंड। वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, वो फंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो उसके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा रिस्क भी उठा रहा है, तो इस बार तो रिस्क काम कर गई। अगर कई बार ऐसा होता है कि इतनी हाई रिस्क ली और वो रिस्क काम नहीं की और बहुत ज्यादा फॉल आ गया, तो क्या। तो अभी सेबी ने एक चीज मैंडेट की है, इंफॉर्मेशन रेशियो, जो हर फंड हाउस को पब्लिश करनी है। उसमें ये बताते हैं कि 2 फंड ने सेम रिटर्न दिए हैं, बट एक फंड ने बहुत हाई रिस्क लिए, एक फंड ने कम रिस्क लिए, और दोनों ने सेम रिटर्न दिए, तो जिस फंड ने कम रिस्क लेके भी उतना ही रिटर्न दिया है, उस फंड का इंफॉर्मेशन रेशियो हाई होगा। तो इंफॉर्मेशन रेशियो से आपको पता चलता है कि किस फंड ने कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न दिया है। और जनरली ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि कम रिस्क में भी हम ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, बट ऐसे कई केसेस में होता है कि फंड मैनेजर ने रिस्क नहीं उठाई है ज्यादा, फिर भी अच्छे मैनेज करके आपको रिटर्न्स दिए हैं। फाइनली फंड के टोटल कॉस्ट क्या है वो आपको देखने चाहिए, पेनल्टी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट्स में मिल जाती हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है आपको शुरुआती दौर में समझने का, बट अगर आप थोड़ा ध्यान लगाते हो, थोड़ा टाइम देते हो पढ़ने में, समझने में, तो 6 महीने साल भर में आप इस चीज़ को समझ सकते हो, आप अपना खुद का फ्रेमवर्क बना सकते हो। हालांकि जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, मैं ज़्यादा चर्निंग नहीं करता हूं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने ये चीज़ समझी है, इट्स नॉट द थिंग्स यू बाय एंड सेल दैट मेक यू मनी, इट्स द थिंग्स यू होल्ड। कितने लंबे, मुझे मालूम है कि जिस फंड में भी आप पैसा डालें, वो फंड कभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं रह सकता है, वो कभी भी बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं रहता लंबे टाइम के लिए, वो ऊपर नीचे आते रहता है। तो सबसे सही चीज़ है, आपने अगर एक फंड हाउस को चूज़ किया है और उसके ट्रैक रिकॉर्ड से, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड से आप खुश हो, तो आप लॉन्ग टर्म में बने रहो। ज़्यादा आप छेड़खानी करोगे तो आप टैक्स बार बार भर रहे हो, आप टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो ज़्यादा काम नहीं आती है। इफ़ यू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, दैट विल मेक यू दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। और मैंने ये मेरे पोर्टफोलियो में 15 सालों में होते देखा है। ये होवर्ड मार्क्स बोलते हैं, चार्ली मंगर भी ये बात कहते हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। जब तक एकदम अर्जेंट नहीं हो जाए, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाए, तब तक आप इसको डिस्टर्ब मत करो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट फंड मैनेजर है वो है समय। लंबे समय अगर आप
एक एवरेज परफॉर्मिंग फंड में भी पैसा डालते हो, वो शायद बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं है, वर्स्ट परफॉर्मिंग नहीं है, एवरेज परफॉर्मिंग ही है, तो भी आप बहुत सारी वेल्थ बना लोगे। लोग अक्सर 5 स्टार फंड मैनेजर को ढूंढते हैं कि 5 स्टार स्कीम कौन सी है, 5 स्टार रैंकिंग ढूंढते हैं। मेरे लिए जो 5 स्टार फंड मैनेजर वो है समय, क्योंकि समय मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। और एक चीज को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। मुझे नहीं पता है कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी, अभी मार्केट्स क्या होंगे, बजट में टैक्सेशन क्या आएगा, ये चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्यों उसमें दिमाग लगाऊं। मैं क्या चीज़ चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपना रिस्क प्रोफाइल कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट, तो मैं वहाँ दिमाग लगाऊं। सो what I can control, what I cannot control. Again, Vishal Khandelwal has made this very beautifully. These are the things we can control. Risk, बहुत हाई रिस्क फंड होते हैं, मीडियम रिस्क फंड होते हैं। लास्ट 4 साल में बहुत लोगों ने स्मॉल कैप, थीमेटिक, मिड कैप में पैसा डाला है, सोच के कि क्यों डाला है, क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। यू कैन कंट्रोल द कॉस्ट, हर म्यूचुअल फंड के कॉस्ट हैं, हाई कॉस्ट वाले फंड्स भी हैं, लो कॉस्ट वाले भी हैं, तो आपको रिटर्न्स का तो पता नहीं है, लेकिन कॉस्ट तो पता है कि आज क्या लगने है। यू कैन चूज लो कॉस्ट फंड्स। टाइम आपके कंट्रोल में है, आपको पता है कितने टाइम के लिए डालना है। बिहेवियर आपका कंट्रोल में है, तो ये 4 चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो। हम एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, रिटर्न, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा फोकस पास्ट रिटर्न्स पे जाता है। 1 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, शॉर्ट टर्म में किस फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया है, और सारा फ्लोज वहीं जाता है। ये क्लासिक मिस्टेक हम सब लोग करते हैं।